अशोक अपने खेतों से घर वापस आया ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी कक्षा में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। क्या हुआ रूप सुंदरी, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? क्या तुमसे आदित्य ने कुछ कहा? आदित्य अशोक का छोटा भाई था, जिसकी आयु केवल 15 वर्ष थी। वो तो केवल 15 साल का है, जो मुझे अपनी माँ की तरह मानता है। मेरे रोने की वजह तो कुछ और है। ऐसी कौन सी बात है जिसमें तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं। अरे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। अब तो गांव की औरतें भी मुझे बांझ कहकर बुलाने लगी हैं। ये सुनकर अशोक के चेहरे पर उदासी छा गई। उदास मत हो रूप सुंदरी, मुझे विश्वास है एक न एक दिन तुम्हारी कोख जरूर हरी भरी होगी। ये सुनते हुए मुझे ना जाने कितने वर्ष हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। कहते कहते रूप सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। अशोक उदास होकर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर आते ही उसे उसका बहुत पुराना मित्र हरिया मिल गया। अरे क्या हुआ अशोक, तुम इतने उदास क्यों हो? आज मैंने अपनी पत्नी को फूट फूट कर रोते हुए देखा, क्योंकि 10 वर्ष बाद भी वह संतान के सुख से वंचित है। गांव की औरतें उसे बांझ होने का ताना मारती हैं। हमारे गांव की बूढ़ी औरत लाजवंती के पास तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं भेजते? कहते हैं कि उसके अंदर बड़ी ही चमत्कारी शक्तियां हैं। अगर तुम्हारी पत्नी के भाग्य में संतान का सुख होगा तो लाजवंती बता सकती है। ये सुनकर अशोक पूरी तरह से क्रोधित हो गया। मैं इन अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। भला एक औरत कैसे बता सकती है कि किसी के भाग्य में क्या लिखा है? गांव वाले तो मूर्ख हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। इतना कहकर अशोक वहां से चला गया। अशोक अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। गांव की आधी जमीन उसके ही नाम थी। गांव के लगभग सारे किसान उसके ही खेतों में काम किया करते थे। एक दिन हरिया अपनी पत्नी बिया के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए दूसरे गांव जा रहा था। मेरे पाँव तो बुरी तरह से थकने लगे हैं। क्या कहीं बैठकर आराम कर सकते हैं? हरिया आसपास देखने लगा। तभी उसे एक तालाब नजर आया। वहां तालाब है, चलो उसी तालाब के किनारे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हरिया अपनी पत्नी बिया को लेकर तालाब के किनारे चला गया। वे दोनों बैठे ही थे कि तभी एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने कंधे पर छोटी सी गठरी लटकाए हुए वहां से गुजर रही थी। उस सुंदर लड़की को देखकर हरिया की पत्नी बिया पूरी तरह से चौंक गई। अरे यह लड़की तो आसपास के गांव की नहीं लगती। इसे तो पहली बार देख रही हूँ। तुम सही कह रही हो। चलो चलो पूछते हैं कि आखिर कौन है ये। अरे वो गठरी वाली लड़की हो, जरा यहाँ आना। सुंदर लड़की तुरंत मुस्कुराते हुए हरिया के पास आ गई। कौन हो तुम? और तुम्हारी गठरी में क्या है? तुम हमें आसपास के गांव की तो नहीं लगती। आपने सही पहचाना। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रलेखा है और मैं एक चूड़ी वाली हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। गांव गांव चूड़ियाँ बेचकर अपना पेट भरती हूँ। ये सुनकर हरिया मुस्कुराने लगा। हो तो फिर तो चूड़ी वाली तुम्हारा यहाँ पर आना बेकार है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत गरीबी है। सिर्फ हमारे गांव का एक ही धनवान व्यक्ति है, जो कि मेरा खास मित्र है, अशोक। मगर उसकी पत्नी तुमसे कितनी चूड़ियां खरीद सकती है? ये सुनकर चंद्रलेखा मुस्कुराने लगी। मेरी चूड़ियाँ कोई मामूली चूड़ियाँ नहीं होती, बल्कि विचित्र चूड़ियाँ होती हैं। मैं जब भी किसी को चूड़ी देती हूँ तो चूड़ी के साथ साथ उसे वचन भी देती हूँ। ये सुनकर बिया चौंक गई। कैसा वचन? समझ लीजिए कि जैसे अगर किसी को कोई संतान ना हो तो मैं उसे चूड़ियाँ मुफ्त में देती हूँ, और साथ साथ यह वचन भी देती हूँ कि मेरी चमत्कारी चूड़ियों की वजह से उसे संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये सुनकर हरिया और बिया चौंक गए। तो फिर तो तुम्हें हमारे गांव के अशोक के पास जाना चाहिए, जो मेरा मित्र है। ये सुनकर चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए अशोक के गांव की ओर रवाना हो गई। गांव के बाजार में पहुंचकर चंद्रलेखा जोर जोर से आवाज लगाने लगी। मेरी रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियां ले लो, और चूड़ी के साथ साथ एक वचन भी ले लो। वचन वचन बड़ा अद्भुत है। खाली गोद सुनी गोद भर जाएगी। इत्तेफाक से वहाँ रूप सुंदरी की पड़ोसी विमला गुजर रही थी।
विमला तुरंत चूड़ी वाली को देखकर बोली, यह तुम क्या कह रही हो? क्या वास्तव में तुम्हारी चूड़ियां इतनी चमत्कारी है कि जिसकी गोद सुनी है वो भर जाएगी? हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो मेरे साथ। विमला चंद्रलेखा को अशोक की हवेली में ले गई। विमला रूप सुंदरी को सारी घटना बताते हुए बोली, इसका दावा है कि इसकी चूड़ियां चमत्कारी है। कोई भी इसकी चूड़ियां खरीदेगा तो सुनी गोद भर जाएगी। ये सुनकर रूप सुंदरी चूड़ी वाली को गहरी नजर से देखने लगी। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। ऐसी औरतों के लिए मेरे पास बहुत ही खास चूड़ी होती है जिसे मैं धन लेकर नहीं देती, उसे मुफ्त में देती हूँ ताकि उसे मेरा वचन हमेशा याद रहे और वचन कभी खाली नहीं जाता। इतना कहकर चूड़ी वाली यानी चंद्रलेखा अपनी गठरी खोलती है और 2 चूड़ियां जो कि विचित्र सुनहरे रंग की किरणों से चमक रही होती हैं, रूप सुंदरी को पकड़ा देती है। ये 2 चूड़ियां अपनी दोनों कलाइयों में पहन लो और फिर इसका चमत्कार देखना। रूप सुंदरी तुरंत उन चूड़ियों को पहन लेती है। अगर मेरी गोद हरी हो गई तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। यह सुनकर चंद्रलेखा हंसने लगी। मैं एक बार सिर्फ एक ही गांव में जाती हूँ, परंतु मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी, क्योंकि मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता और तुम मेरी चूड़ियों को कभी नहीं भूल पाओगी। इतना कहकर चंद्रलेखा रहस्यमय अंदाज में अपनी गठरी दोबारा बांधकर गांव से चली गई। शाम को जब अशोक घर वापस आया तो उसकी पत्नी रूप सुंदरी दोनों हाथों में सुनहरे रंग की किरणों से जगमगाती हुई चूड़ियां अपने पति अशोक को दिखाते हुए बोली, यह देखो तुम्हें ये चूड़ियां कैसी लग रही हैं। उन चूड़ियों को देखकर अशोक बुरी तरह से चौंक गया। ये चूड़ियां तुमको किसने दी? अशोक को घबराया हुआ देखकर रूप सुंदरी चौंक गई। तुम तो इन चूड़ियों को ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने इन चूड़ियों को पहले भी कहीं देखा है। यह सब कुछ इन्हीं चूड़ियों का चमत्कार है। चूड़ियों को देखकर अशोक की आंखों में फिर से एक अजीब सा डर समा गया। वो बगैर कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। कुछ समय बाद रूप सुंदरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को देखकर अशोक बहुत खुश हुआ। चलो, अब तुम्हें गांव की औरतें बांझ नहीं कहेगी। आखिरकार इस हवेली के वारिस को जन्म तुमने दे ही दिया। मैं इसका नाम अर्जुन रखता हूं और अपने पुत्र होने की खुशी में मैं सारे गांव को हवेली में दावत दूंगा। समय यूं ही बीता गया। देखते ही देखते अर्जुन 10 वर्ष का हो गया और अशोक का 15 वर्षीय छोटा भाई आदित्य अब 25 वर्ष का हो गया। एक दिन 10 वर्षीय अर्जुन अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ, आपके हाथों की सुंदर चूड़ियां मुझे बहुत पसंद है, जिसे आप कभी भी कलाई से नहीं उतारती। यह सुनकर रूप सुंदरी मुस्कुराते हुए बोली, इन्हीं चूड़ियों की वजह से ही तो तू इस संसार में आया है। अशोक अचानक अपने आप को संभाल लेता है। तभी अशोक का छोटा भाई आदित्य वहां आ पहुंचा और एक ही सांस में अपने बड़े भाई अशोक को सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, चूड़ी वाली ने कहा था कि उसका वचन कभी झूठा नहीं होता। भाभी की गोद भर जाएगी। चूड़ियां बेचने वाला अपना धंधा जमाने के लिए अक्सर ऐसी ही बातें करती है। नहीं, उसने तो इन चूड़ियों का धन ही नहीं लिया, बल्कि यह चूड़ियां मुफ्त में देकर गई हैं। यह सुनकर अशोक और भी ज्यादा चौंक गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। एक दिन अशोक अपने घर पर आया कि तभी रूप सुंदरी मुस्कुराते हुए अशोक के कान में कुछ कहने लगी। अशोक सुनकर खुश हो गया। क्या वास्तव में तुम गर्भवती हो? हाँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन फिर मुझे अचानक चूड़ी वाली का वचन याद आया। इतना कहकर रूप सुंदरी अपने दोनों हाथों की चूड़ियां दिखाते हुए अशोक से बोली, माँ, मुझे आपकी एक हाथ की चूड़ी के साथ खेलना है। रूप सुंदरी मना करने लगी। अरे भाभी, अर्जुन जिद कर रहा है तो कुछ देर के दे ही दो। रूप सुंदरी ने मुस्कुराते हुए एक चूड़ी अर्जुन को दे दी। जैसे ही अर्जुन उस चूड़ी को स्पर्श करता है, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से चूड़ी सहित गायब हो जाता है। ये क्या हो गया? मेरा पुत्र कहाँ गया? तभी वहां अशोक आ गया। रूप सुंदरी को रोता हुआ देखकर और आदित्य को घबराया हुआ देखकर अशोक बोला, क्या हुआ अर्जुन को? कांपते हुए होठों से आदित्य अपने भाई अशोक को सारी घटना बताने लगा। अशोक अपना सिर पकड़कर बैठ गया
और गुस्से से रूप सुंदरी की एक चूड़ी की ओर देखते हुए बोला, इस चूड़ी को तुरंत उतारो। हो ना हो उस चूड़ी वाले ने तुम्हारे साथ कोई खेल खेला है। इतना कहकर अशोक ने अपनी पत्नी के हाथ से वो चूड़ी उतारकर फेंक दी। आदित्य ने तुरंत उस चूड़ी को उठा लिया और उसे बहुत ही गौर से देखने लगा, जो विचित्र रंग की किरणों से चमक रही थी। कुछ तो चूड़ी का विचित्र रहस्य है। कुछ ही देर में सारे गांव में यह बात फैल गई कि अशोक का इकलौता पुत्र अर्जुन अचानक से गायब हो गया। अशोक उदास होकर अपनी हवेली में बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर अर्जुन गायब कैसे हो गया। आखिर कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा पुत्र कहाँ गया? मुझे लगता है कि हमें लाजवंती के पास जाना चाहिए। जब कभी भी कुछ रहस्यमय विपत्ति गांव वालों पर आती है तो लोग लाजवंती के पास ही जाते हैं। मुझे लाजवंती के पास जाने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं। यह सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। ठीक है, अगर आपको शौक नहीं है तो आप यहीं बैठे रहिए, लेकिन मैं अपने भतीजा को ढूंढ कर रहूंगा और मैं अपनी भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतना कहकर आदित्य सीधा लाजवंती की झोपड़ी में चला गया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा भाई अशोक मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वो एक चूड़ी है। मुझे दिखाओ वो चूड़ी कैसी दिखती है, जिसे 10 वर्ष पहले चूड़ी वाली तुम्हारी भाभी को देकर गई थी। आदित्य ने तुरंत वो चूड़ी निकालकर लाजवंती को पकड़ा दी। लाजवंती उस चूड़ी को रहस्यमय अंदाज में देखते हुए बोली, हम सारा रहस्य इसी चूड़ी में ही तो छुपा है और सारा दोष तुम्हारे भैया का है। इसी वजह से वो मेरे पास आने से बचता है। उसे डर है कि कहीं उसका रहस्य खुल गया तो लोग उसका सम्मान नहीं बल्कि उसे अपमानित और घृणा भरी निगाहों से देखेंगे, क्योंकि जो उसने किया है वह एक बहुत ही घिनौना अपराध था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे भैया कोई भी अपराध नहीं कर सकते। लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं तंत्र साधना करती हूँ और तंत्र साधना के बाद मैंने जो कुछ चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त की है, उन्हीं शक्तियों ने मुझे बताया है कि तुम्हारे भैया ने क्या अपराध किया है। अगर जानना चाहते हो तो इस चूड़ी को लेकर अपने भाई के पास जाना और उससे पूछना उसके अतीत के बारे में, वह तुम्हें बताएगा। और जब वह तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताए तब तुम इस चूड़ी को लेकर कनिष्क जंगल की ओर चले जाना। वहाँ पर एक तालाब मिलेगा, तुम्हें तालाब को पार करना होगा। तालाब को पार करने के बाद घने जंगल में तुम्हें एक उजड़ी हुई बस्ती दिखाई देगी। बस समझ लो, तुम उसी बस्ती तक पहुँचे तो गूठी तक पहुँच गए। आदित्य अपने मन में सवाल लिए हुए अपने घर वापस आ गया। भैया, अब सच बता दो, आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मेरे भतीजे को मिली है? क्या बकवास कर रहे हो? जरूर तुम उस लाजवंती जादूगरनी से मिलकर आ रहे हो, तभी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। भैया, मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके पापों की सजा मेरे भतीजे को मिले। बता दीजिए, आखिर आपने ऐसा क्या किया है? तभी वहाँ रूप सुंदरी रोते हुए आ गई। मुझे आदित्य की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि जब पहली बार मैंने वो चूड़ियाँ आपको दिखाई थी, तब आपकी आंखों में एक डर दिखाई दिया था और आप चौंक पड़े थे। और उसके बाद जब जब मैं उन चूड़ियों का जिक्र करती, तब आप किसी गहरी सोच में डूब जाते। आपका इन चूड़ियों से कोई ना कोई गहरा संबंध है। बताइए, क्या संबंध है? यह सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानता था कि मेरा अतीत वर्तमान बनकर मुझसे मेरा बेटा छीन लेगा। मुझसे एक बहुत घिनौना पाप हो गया था। लगता है अब मुझे बताना ही पड़ेगा। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और उस समय मैं व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में अक्सर घने जंगलों से होते हुए दूसरे राज्य जाया करता था। और एक दिन अशोक अपने घोड़े पर कुछ व्यापार का सामान लाते हुए घने जंगल में खड़ा था। उसका गला प्यास से सूख रहा था। मेरा तो गला प्यास से सूख गया है और इस जंगल में मुझे दूर दूर तक कोई तालाब नहीं दिख रहा है। तभी एक झाड़ी से शेर उछलता हुआ अशोक के सामने आ गया और उस पर हमला कर दिया। अशोक बेहोश हो गया और उसे कुछ भी होश नहीं रहा। कुछ देर बाद जब अशोक की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर पाया।
जहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई, जिसने दोनों हाथों में सुनहरे रंग की किरणों से चमकने वाली सुंदर चूड़ियां पहन रखी थीं। बैठ जाओ। अगर मैं समय पर नहीं आती तो इस समय तुम शेर के पेट में होते। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम सुकन्या है। ये जंगलों में रहने वाली बस्ती है। मैं भी इसी बस्ती में कुछ ही दिन पहले रहने के लिए आई हूँ। जंगल में घूमने गई थी। वहाँ मैंने देखा कि तुम बेहोश थे और शेर तुम्हें खाने का प्रयास कर रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में जलती हुई मशाल थी, जिससे शेर डर गया और भाग गया। तुम्हें इलाज की जरूरत है। अशोक सुकन्या की झोपड़ी में रहने लगा और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ दिन बाद अशोक और सुकन्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। और मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं तुमसे अभी और इसी समय विवाह करूंगा। अशोक सुकन्या को एक मंदिर में ले जाकर उससे विवाह कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अशोक भूल चुका था कि वह एक व्यापारी है। कुछ समय बाद सुकन्या ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। मैं इसका नाम कंचन रखूंगा। सुकन्या मुस्कुराने लगी। एक दिन अशोक बस्ती की सीमा पर खड़ा था कि तभी एक घोड़सवार वहां आया। अशोक चौंक गया। वो उसकी हवेली का सबसे पुराना वफादार नौकर रतन सिंह था। भगवान का शुक्र है कि यह आप सही सलामत है। काफी समय तक जब आप गांव नहीं लौटे तो आपके पिताजी बहुत चिंतित हो गए हैं। अरे मैं तो भूल ही गया कि मेरा एक परिवार भी है। सुकन्या के प्रेम में सब कुछ भूल गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके पिता ने पड़ोस के गांव ठाकुर की पुत्री रूप सुंदरी से आपका विवाद तय कर दिया था। क्या आप भूल गए? यह सुनकर अशोक और अधिक चौंक गया। मुझे तो याद ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अशोक रतन सिंह को शुरू से अंत तक सारी घटना बताते हुए बोला। मेरी एक पुत्री भी है। आप अपने पिता को नहीं जानते। अगर आप अपनी पत्नी को लेकर हवेली गए तो वे इस जंगल में रहने वाली बस्ती की लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे और अपमानित करके बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर अशोक डर गया। तो अब तुम बताओ मैं क्या करूं? रतन सिंह गहरी सोच में डूब गया। तुम किसी भी तरह से सुकन्या से पीछा छुड़ाकर मेरे साथ वापस चलो। मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अशोक तुरंत झोपड़ी में आ गया और सुकन्या को सारी घटना बताते हुए कहने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुमसे विवाह किया, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। यह सुनकर सुकन्या क्रोधित हो गई। आपके लिए शादी एक खेल है। आप नहीं जानते मैंने आपके लिए क्या क्या छोड़ा है। मैंने तो आपके लिए अपना लोक तक छोड़ दिया। बकवास बंद करो। अगर तुमने मुझे ठुकराया है अशोक, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ पहुँचूंगी और एक दिन पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। अशोक झोपड़ी के बाहर चला गया। झोपड़ी के बाहर रतन सिंह खड़ा हुआ। उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। रतन सिंह अशोक से बोला। एक ही उपाय है, झोपड़ी में आग लगा दो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, आज रात सब खत्म कर दूंगा। रात के अंधेरे में अशोक ने सुकन्या की झोपड़ी में मशाल से आग लगा दी, मगर कुछ ही देर में आग पूरी बस्ती में फैल गई। अशोक, तूने अपने फायदे के लिए पूरे गांव को जला दिया। सुन ले, जिसकी चीख को तूने अनसुना किया है वो तुझे श्राप दे रही है। तू कभी संतान सुख नहीं पाएगा और अगर कोई संतान हुई भी तो वो तुझसे दूर हो जाएगी और फिर तू यहीं लौटेगा। तेरा अंत भी इसी तरह से यहीं पर होगा। ये सुनकर आदित्य और रूप सुंदरी स्तब्ध रह गए। भैया, आपने जो किया है उसके बाद आप किसी माफी के लायक नहीं हैं। अगर मेरा बस चलता तो आज इसी क्षण आपको सजा देता, पर मेरा भतीजा मेरी प्राथमिकता है। आपको उस बस्ती में चलना होगा। शायद अब भी वहां कुछ रहस्य बाकी है। अशोक, रूप सुंदरी
और आदित्य फिर उस खंडरनुमा बस्ती की ओर निकल पड़े। अर्जुन बेटा, लेकिन तभी रंग बिरंगी किरणों से चंद्रलेखा चूड़ी वाली वहां पर प्रकट हो गई। क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारा चेहरा सुकन्या जैसा है। क्योंकि मैं सुकन्या की पुत्री हूँ। पर मैंने सुकन्या से विवाह 12 साल पहले किया था, तो तुम? क्योंकि मेरी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक परी थी। उसने तुम्हारे लिए अपना लोक त्यागा और बदले में तुमने उसे आग में झोंक दिया। हम परियों की संतानें बहुत जल्दी जवान हो जाती हैं। समय हमारे लिए वैसा नहीं होता जैसा तुम्हारे लिए। अशोक के कानों में सुकन्या की वो अंतिम बात गूंज उठी। मैंने तुम्हारे लिए अपना त्याग दिया। जब बस्ती जली मेरी माँ 1 साल तक अधली हालत में जीवित रही और मैं 10 साल की हो गई। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मैं चूड़ी वाली बनकर तेरे गांव आई। मेरी शक्ति से ही अर्जुन जन्मा और वही चूड़ियाँ जो माँ की थीं, वो परीलोक की चूड़ियाँ थीं। मुझे माफ कर दो। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मैं अर्जुन को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसके नेत्रों से निकली ज्वाला ने अशोक को उसी तरह जलाया जैसे उसने बस्ती को जलाया था। मेरी माँ भी ऐसे ही तड़प तड़प कर जली थी। आज तू वही दर्द भुगत। कुछ ही क्षणों में अशोक जलकर भस्म हो गया। चंद्रलेखा शांत हो गई। अपने पुत्र को ले जाओ। मेरा वचन पूर्ण हुआ। अब मैं कभी पृथ्वी लोक पर नहीं लौटूंगी। चंद्रलेखा आकाश की ओर उड़ गई और पीछे रह गया सिर्फ मौन।